तीन सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या असम में आबादी असंतुलन पर सीएम की फिक्र क्या बस चुनावी राजनीति है? क्योंकि पिछले 10 साल से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अब जाकर हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव के पहले इस बारे में बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है, इस पर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया। दूसरा सवाल, क्या देश में एक समान जनसंख्या नीति की सियासी भूमिका तैयार की जा रही है? और तीसरा अहम सवाल, क्या सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ के कारण औसत से अधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है? इस बात को लेकर भी चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि असम में खास करके स्पेशल ड्राइव चलाया गया था वोटर्स को लेकर, और एनआरसी भी वहां पर इनेक्ट किया गया, उसको लेकर भी हमारी चर्चा होगी, उस पर भी बात होगी। संगीत रागी, आप ही से शुरुआत होगी। क्या कौन सा कारण है कि क्या अब हम दो हमारे दो, जिसको लेकर प्रचार किया जाता था, प्रसार किया जाता था, अब उसको रोकने की जरूरत सबको लग रही है? सबको लगता है कि हिंदुओं को भी 3-3, 4-4 बच्चे करने चाहिए, और उसको लेकर क्या भूमिका है खास करके? देखिए साहिल, ये बड़ा थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मैं बहुत अपनी बात क्लैरिटी से रखना चाहता हूँ। जनसंख्या को सिर्फ जनसंख्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। जनसंख्या का असर जो है आपके राजनीतिक विमर्श पर पड़ता है, जनसंख्या का असर आपके सांस्कृतिक विमर्श पर पड़ता है। यदि बांग्लादेश में 8% हिंदू बचा हुआ है और हिंदू पिट रहा है, तो इसलिए पिट रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। यदि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती हिस्सों से यदि हिंदू भाग करके शहरों की तरफ भाग औने पौने दाम पर अपनी जमीन जायदाद बेच करके भागे हैं, और ये मैं 97 का टीवी राजेश्वर का रिपोर्ट जो अक्सर आपके सामने मैं कोट करते रहा हूँ, आज भी कोट कर रहा हूँ, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर उनकी जनसंख्या नहीं थी। और आज के दिन में बंगाल में यदि ममता बनर्जी इस्लामिस्टों के गोद में और पाले में बदल चली गई हैं, तो इस कारण से है क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है। मैं दूसरी जरा दृष्टि आप देख लीजिए। आसाम में जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था कि एक्सेप्ट फॉर लोअर ब्रह्मपुत्र वैली एंटायर आसाम लुक्स लाइक बांग्लादेश। अब जरा बात कीजिए, 1997 में मुसलमानों की जनसंख्या क्या थी? 24.51% थी, और हिंदुओं की जनसंख्या जो थी वो 73.5% के आसपास थी, यानी कि उनके बीच का फासला 48% के आसपास था। आज 21 के आसपास अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है, अभी तो जनसंख्या हुई नहीं है, कि मुसलमानों की जनसंख्या जो है वो 38-39% हो गई है, और हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो 57% के आसपास हो गए हैं, यानी कि उनके बीच का फासला अब 17% रह गया है। ये बात कहने के बड़ा आसान, मैं इसीलिए कहा, ऐसे यदि 2011 की जनसंख्या हम दे लेते हैं तो उस समय भी 34% मुसलमानों की जनसंख्या है, यानी कि फासला धीरे धीरे कम हो रहा है। जब ये न्यूमेरिकल फासला कमता है तो उसका असर जो होता है वो राजनीति पर भी पड़ता है और कल्चरल विमर्श पर भी पड़ता है। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। क्या ऐसा नहीं है कि जहां मुस्लिम बहुल इलाके हो गए हैं वहां पर कहा जाता है कि भाई आज अब जो छुट्टी जो होगी वो स्कूलों में छुट्टी जो होगी वो संडे को नहीं होगी, अब जो है वो शुक्रवार को होगी? क्या ये ऐसा सच्चाई नहीं है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हो जाते हैं वहां से हिंदू भाग जाता है? पश्चिम बंगाल में हमको यही देखने को मिला है, कश्मीर के अंदर यही हो रहा है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो इस इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड होता है वो पूरी दुनिया में और भारत में भी एक कॉमनली सेंसिटिव इलाका बन जाता है? ये इस देश की सच्चाई है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए जी, सवाल मेरा ये है, शर्मा ने जिस तरीके से सरकार के तरफ से ये कहने की कोशिश हो रही है, देखिए अब तक आरएसएस इस बात को बात रखने की कोशिश कर रहा था, कोई एनालिस्ट इस बात को रखने की कोशिश करते थे, तब भी हम समझ सकते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को भी 3-3 बच्चे पैदा कर देने चाहिए। कौन से आंकड़े हेमंत बिस्व शर्मा आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों में 4 बच्चे पैदा होते हैं? कोई आंकड़ा उन्होंने रखा नहीं है। डेमोग्राफिक चेंज ये घुसपैठी की वजह से भी हो सकता है, एनआरसी वहां पर हुआ नहीं है, यह भी कारण उसमें हो सकता है। देखिए साहिल, मैंने इस पर रिसर्च भी किया है, मेरा पूरा एक करीब 10,000 वर्ड का आलेख भी है, और ये आज नहीं लिखा हुआ है, बहुत पहले लिखा हुआ है। घुसपैठ को ही बचाने के लिए IMDT एक्ट कांग्रेस पार्टी ने लाई। कांग्रेस पार्टी के ही एक प्रवक्ता थे जो कहते थे, देवकांत बरुआ, कहते थे कि हम अली और कुली के सहारे। अब जरा TFR रेशियो आप देख लीजिएगा, नेशनल एवरेज से TFR रेशियो उनका मुसलमानों का बढ़ा रहा है। और घुसपैठियों को शरण किसने दिया है? शरण शुरू में जो आसाम में आ रहे थे घुसपैठियों, वहां के आसाम के मुसलमानों ने उनका विरोध किया था।
इसलिए विरोध किया था कि उनको लगता था कि उनके संसाधनों पर उनका कब्जा हो जाएगा, लेकिन बाद में उनको अपने ही नेताओं ने समझाया, और कांग्रेस के लिए तो यह वोट बैंक रहा। दो चीजों में क्लैरिफाई करना चाहता हूं। 10 सेकंड में खत्म करूंगा अपना। जैसे ही उनकी अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, क्या यही सॉल्यूशन है? नहीं, इसके अलावा यही सॉल्यूशन है? आप दो ही इसके सॉल्यूशन है। या तो एक पूरे देश के लिए जनसंख्या नीति बने और चार पत्नियां और 14 बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए। दूसरी बात है कि जितने भी बांग्लादेशी कितने लोग करते हैं इस पूरे देश में, देखिए ये संगीत रागी जी, आप अभ्यासक हैं, आप प्राध्यापक हैं, आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप जब आंकड़े कोट करते हैं तब आंकड़ों का कोई मायना होना चाहिए। डॉली शर्मा जी, आपको जवाब देना है। संगीत रागी जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक करेक्शन में रखना चाहूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत 14.23% है। यह क्लैरिफिकेशन जाना जरूरी है। 14.23% है। जो आंकड़ा 24% कोट किया गया था, संगीत रागी जी आपने किया था, लेकिन जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना अनुसार 14.23%। डॉली शर्मा जी जवाब दीजिएगा। संगीत रागी कहते हैं कि डेमोग्राफी बदलती है, जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए डेमोग्राफी बदलती है, और उसके लिए सारे उपाय करने जरूरी है, जो असम सरकार भी करने की कोशिश कर रही है। साहिल जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने बच्चे नहीं पैदा करने हैं, ये एक महिला का खुद का डिसीजन है, उसका खुद का ये निर्णय है, उनके परिवार का निर्णय है कि वो क्या करना चाहते हैं। अब फैमिली प्लानिंग भी भाजपा के नेता करेंगे? सीएम की कुर्सी पर रहकर बड़े दुख की बात है, अपने आप को वो नॉर्थ ईस्ट का नेता कहते हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एंजल चकमा पे वो एक शब्द नहीं बोलते। जिस तरीके से दुर्दांश हत्या कर दी गई उस बच्चे की, ये डर फैला दिया गया पूरे नॉर्थ ईस्ट में कि वो बच्चे अगर देश के किसी और कोने में जाएंगे तो मारे जाएंगे, चीनी कहकर मारे जाएंगे, कुछ और कहकर मारा जाएंगे। यही तो करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पोलराइजेशन। ये पॉपुलेशन पर चर्चा नहीं करना चाहते, ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं इस देश में। हर मुद्दा, प्रधानमंत्री चर्च जाते हैं, वहां सर झुकाते हैं, कैंडल जलाते हैं, लेकिन इन्हीं के लोग मॉल में जाकर वहां पर क्रिसमस ट्री के साथ क्या करते हैं, वहां पर सैंटा के किस तरीके से करते हैं, पर्यटक जो विदेशों से आए हुए हैं उन्हें घाट से किस तरीके से पीट कर भगाते हैं, किस तरीके से लोगों को बर्थडे नहीं मनाने देते। वहां पर अगर कोई और धर्म के लोग बर्थडे में पहुंच जाए किसी की पार्टी में तो पिटाई करके पूरा होटल का सत्यानाश और सर्वनाश कर देते हैं। ये देश में असल में भारतीय जनता पार्टी यही करना चाहती है। ये इंटरनल वॉर की स्थिति है, जहां इसी देश का नागरिक इसी देश का बच्चा देहरादून पढ़ने जाता है तो मारा जाता है। एक नर्सिंग करती हुई बच्ची अगर अपने बर्थडे पार्टी में 2 मुसलमानों को बुला लेती है, अपने दोस्तों को, और बहुत सारे धर्मों के साथ साथ 2 मुसलमान भी होते हैं, तो वहां ये पीटा जाता है उन लोगों को। अगर क्रिसमस मनाया जाता है तो वहां इस तरीके का हाहाकार मचाया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस देश में। इनका आज के समय में साहिल जी जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी को देखिए क्या हाल है उस बच्ची की मां का। उसके रोती हुई उसकी मां की वीडियो नहीं देखी जाती, आज तक न्याय नहीं मिला। लेकिन बताइए, कोई भाजपा का नेता अगर उस पर बात करना चाहता हो, 2 शब्द कहना चाहता हो कि हाँ अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से उन्नाव की बेटी को तड़प कर साहिल जी देश की जनता सड़क पर आई, आप जैसे चैनलों ने दिखाया, ईमानदार लोग खड़े हुए उसके न्याय के लिए, तब जाकर उस बच्ची को थोड़ी राहत मिली कोर्ट से। लेकिन हो क्या रहा है, असल में यही हो रहा है। न ये महंगाई पर बात करेंगे, ना ये बेरोजगारी पर बात करेंगे, ना ये नौकरी पर बात करेंगे, ना ये किसान पर बात करेंगे, ना ये महिला सुरक्षा पर बात करेंगे। ये बात करेंगे पोलराइजेशन पर, ये बात करेंगे देश को किस तरीके से बांटा जाता है, ये बात करेंगे आज महिला के गर्भ पर भी। ये बताएंगे कि महिला 1 बच्चा पैदा करना चाहती है, 2 बच्चा पैदा करना चाहती है, 3 बच्चा पैदा करना चाहती है। ये महिलाओं को समझते क्या है, उनके सारे अधिकार ये धीरे धीरे करके छीन लेना चाहते हैं। आज ये बताएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन ये भी तो कहने की कोशिश हो रही है ना डॉली शर्मा जी, बार ये भी कहने। साहिल जी एक सेकंड डॉली शर्मा जी, आप बोलिएगा। डॉली शर्मा जी एक मिनट, नहीं एक सेकंड सुन लीजिए। आर्ग्यूमेंट उनके तरफ से ये दिया जाता है कि जो आप बातें रख रही है वो बातें मुस्लिम आबादी को भी बतानी चाहिए। कहीं ना कहीं आरएसएस के तरफ से आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे मैंने 2011 के आंकड़े, 2021 के आंकड़े रखने की कोशिश की, उसी तरीके से उससे पहले
हिंदू आबादी 82% जो घटकर 79% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 12.2% से बढ़कर 14.4% हो गई। और यही आंकड़े दिखाकर ये कहने की कोशिश हो रही है कि भाई देखिए, प्रजनन दर उनका बढ़ रहा है, धीरे धीरे आबादी बढ़ती जाएगी और उनके पॉकेट्स तैयार हो जाएंगे, हमारे उम्मीदवार हारते जाएंगे। यही तो कहीं ना कहीं बीजेपी कहने की कोशिश कर रही है। डॉली शर्मा जी। साहिल जी, वही तो मैं कहना चाह रही हूं। साहिल जी, वही तो मैं कहना चाह रही हूं। हम इस देश को धर्म और जाति में बांटकर नहीं देखते, हमारा संविधान ये इजाजत नहीं देता। साहिल जी, आप एक बहुत समझदार पत्रकार हैं, आप ये देखिए, क्या हमारे संविधान की किसी भी प्रति में लिखा है किसी भी धर्म के नागरिक के बारे में कि वो कितने बच्चे पैदा करेगा ये कोई नेता तय करेगा? या वो ये बताएगा कि मुसलमान को इतने बच्चा पैदा करने चाहिए, हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, ये जैन है इसको इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, ये क्रिश्चियन है इसको इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, नेता तो बोल देंगे, बुद्धिस्ट है इसको इतने बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारा संविधान क्या अधिकार देता है? हमारा संविधान क्या अधिकार देना चाहिए? क्या हेमंत बिश्व शर्मा जिन चाय बागानों में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए नियम शिथिल कर दिए गए हैं, क्या उनके घर को चलाने की जिम्मेदारी असम सरकार लेगी ज्यादा बच्चे होंगे तो? साहिल, देखिए, मैं डॉली जी से कहूंगा कि ये बात शरीयत जो लागू करने वाले लोग हैं ना, उन मुसलमानों को ये जरा समझाते कि हलाला के नाम पर क्या होता है, उनको समझाते कि वो 14 बच्चे क्यों पैदा करते हैं, और TFR रेशियो सबों को देखना चाहिए, और आसाम के अंदर डिकेडल ग्रोथ जो होता है उसको भी देखना चाहिए। जरा उनको तब पता लगेगा, तब उनकी आंखें खुल करके बाहर आएंगी कि वहां पर क्या होता है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे भाई, आप ही के कमलनाथ कहते थे ना कि जाकर के मुसलमानों को चाहिए, जब तक मुसलमान 90% से ज्यादा जाकर के वोट नहीं करता है हम हार जाएंगे। आप ही के लिए आर्क बिशप पत्र जारी करते हैं ना। आर्क बिशप की तैनाती भारत में कौन करता है, कौन अपॉइंटमेंट करता है? वेटिकन सिटी करती है। तो जनसंख्या सिर्फ एक धर्म आप जो करते हैं भारत के अंदर नहीं। सुनिए पहले देखिए, जैसे उनको बोलने दिया, मुझे खत्म करें। सुनिए, आप मुझे बताइए दीजिए ना। आप मुझे इस बात नहीं, मैंने सवाल आपसे कुछ और किया। प्लीज सर, प्लीज, मैंने सवाल आपसे कुछ और किया था। मैंने सवाल ये किया था, आबादी के संतुलन के लिए सरकार ने मुहिम इसलिए चलाई थी ताकि उसके पीछे एक आर्थिक कारण थे। आप मुझे बताइए, जब हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि चाय बागानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए जो नियम बनाए गए थे, हम दो हमारे दो का, वो हटा दिया जा रहा है, ज्यादा बच्चे होंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? साहिल, आप घर पालने की जिम्मेदारी कौन लेगा? साहिल, मेरे आप उत्तर को सुनना नहीं चाहते हैं। डॉली जी ने लगातार बोलना शुरू किया, आपने इस सवाल का जवाब, वो सारी दुनिया की बातें इधर उधर करेंगी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सारी बातें आप सुनते रहे। मुद्दों पर उन्होंने एक बात भी नहीं किया। मैं बार बार, यदि आप BL संतोष कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हम भारत की सभ्यता और संस्कृति बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि पश्चिम बंगाल में यदि बांग्लादेशी पॉकेट्स यदि घुसपैठिए, आसाम के अंदर घुसपैठिए वोटर का अधिकार प्राप्त कर ले रहे हैं और वोट कर रहे हैं उसे, तो जान लीजिए भारत की संस्कृति पर यह हमला है। भारत का घुसपैठियों को रोकिए। अरे भाई, यही जब CAA लाया जाता है तब तो ये सारे चंडाल चौकड़ी जो है वो देश में शाहीन बाग खड़ा कर लेते हैं। NRC जब लाने की बात कही जाती है तो सारे ये डॉली शर्मा जवाब दीजिए। सारा विपक्षी गिरोह जो है वो आकर के खड़ा हो जाता है।